So this is the 6 lectures of chapter number 9. Okay, so इस चैप्टर्स का ये लास्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज के सम हम सॉल्व करेंगे। ओके, जो एक्सरसाइज में खाली वैल्यू एंड फॉर्मूला पुट करना होगी, यानी कि जो सम के अंदर खाली फॉर्मूला और वैल्यू पुट करनी है हमें, वो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, यानी कि उसको सोल्व नहीं करेंगे। चलेगा ना बच्चों, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से हाँ सर। सही। ओके, कैलकुलेशन आप खुद करो, जिससे आपको पता चले कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। और सारे सम यदि नहीं किए हैं प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करके शाम को 12 बजे से पहले भेज देना है। ओके, आज ही। वैसे नहीं किए तो प्रॉब्लम है ना, बाकी इसने की है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही भेज देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करो पहले बच्चों। फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज कर ले, ओरली रिवाइज कर लेते, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिले न्यूमेरिकल्स के अंदर। और कहाँ से स्टार्ट करें बच्चों? स्ट्रेस से स्टार्ट करें। स्ट्रेस का एक ही फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन एरिया, हाँ कि ना? हाँ। यदि वो वॉल्यूम स्ट्रेस होता तो उसके लिए हम डेल्टा पी प्रेशर का फॉर्मूला यूज करते थे, हाँ कि ना, हाइड्रोलिक वाला। ओके, और बाकी तो दोनों के अंदर जनरली हम एफ अपॉन ए यूज कर रहे हैं। स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है तो डेल्टा एल बाई एल, सीयर है तो वो थीटा वाला फॉर्मूला, या एक्स अपॉन एच, और वॉल्यूम के लिए डेल्टा वी बाई वी। नाउ अब आते हैं हम मॉड्यूलस के ऊपर। तो यंग मॉड्यूलस है तो सी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डिपेंड कर रहा है जो जिस टाइप का मॉड्यूलस है उस टाइप का फॉर्मूला लगा दो स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ओके, बाकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस, चाहे वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, शियर मॉड्यूलस हो कि यंग मॉड्यूलस हो। क्लियर है बच्चों? यंग मॉड्यूलस के लिए लेंथ, शियर मॉड्यूलस के लिए जो सीरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन आता था ना एक्स बाय एच वाला, वो। और कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? बल्क मॉड्यूलस। हाँ, बल्क मॉड्यूलस तो, लेकिन अब कौन सा बच्चा फॉर्मूला? बल्क मॉड्यूलस तो डेल्टा वी बाई वी वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा बच्चा? आप कुछ नया हो तो बोलो। स्ट्रेन एनर्जी ना लाteral एनर्जी, लेकिन वो शायद नहीं होगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो उसके एक्सरसाइज के अंदर शाम नहीं होगे, वो तो हमने एक्स्ट्रा करवाया था ना, इसलिए थे। ओके बच्चों, पॉइजन रेशियो बाकी है। पॉइजन रेशियो, यस यस, उसमें कौन सा रेडियस फॉर्मूला अपॉन। था? रेडियस वाला रेशियो अपॉन लेंथ वाला रेशियो, ऐसे याद हाँ। रखो। फॉर्मूला याद ना रहे तो ऐसे लॉन्गिट्यूडल और ये सब कुछ फॉर्मूला ना याद रहे तो रेडियस वाला और लेंथ वाला, उसको क्या बोलते थे? कैन एनीवन ट्राई? उसका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लेटरल लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस स्ट्रेन। एंड लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, यस। लेटरल के लिए आर और डायमीटर वाला फॉर्मूला डेल्टा आर अपॉन आर या डेल्टा डी बाई डी, लेटरल के लिए। और लॉन्गिट्यूडल यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। आई होप सभी आगे हो गए फॉर्मूला, अब तो कोई बाकी नहीं है ना। ओके, तो बस इतने ही फॉर्मूला में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी, पूरी इतनी फॉर्मूला। इसलिए तो मैंने वो जो खाली याद पूरा चैप्टर में वो 2-3 टेबल जो पैम्पलेट्स के अंदर है ना, वो मेरे जेरोक्स निकालना भूल गया 2 दिन से, वो थोड़ा बिजी था, इसलिए कल मैं दे देता हूँ। तो परसों आप संडे आओगे ना, तब तक जेरोक्स रेडी रखूंगा मैं। ओके, याद बोला भी करवाना मुझे। बाकी ना जी। तो कौन सा बाकी है? क्रेन वाला ना ब्रिज, वो आ गया यील्ड सब कुछ, स्ट्रेन वाला। वो मैंने भेजा नहीं पीडीएफ फाइल आपको। अरे ना, फॉर्मूला नहीं बात करूं। इसमें नहीं चले, वो फॉर्मूला नहीं आने वाला है, वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस के फॉर्मूला बेटा, यूज नहीं होगी, वो तो एक्स्ट्रा सिखाए हुए। जो जरूरत है वो मेन, वो टेबल वाले फॉर्मूला याद रखो। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते। चलो, लेंथ दिया हुआ है 4.7 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁵, स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर, ये स्टील वायर का डेटा लिखा मैंने, ये ध्यान रखना, 2 अलग अलग वायर की बात की है यहाँ। तो कॉपर वायर के लिए लेंथ जो है वो 3.5 मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ओके बच्चों, नाउ अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस का फोर्स या दोनों में सेम है, तो एफ ले लेते हैं हम। थोड़ा इसे इजी करने के लिए एस 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 कर देते, राइट, जिससे थोड़ा सा पता चले जब रेशियो ले तो कटिंग करने में मजा आए हमें। चलो, अब देखो बच्चों, फोर्स सेम है तो दूसरा क्या सेम होता, कोई बता सकता है? स्ट्रेस सेम है तो चेंज इन लेंथ भी सेम होगा। तो वो भी हम
डेल्टा एल ले लेते टेम्पररी के लिए। अब हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है, फाइंड करना है हमें यंग मॉड्यूलस का रेशियो। क्या करना है? यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील का रेशियो बोलो। FL अपॉन डेल्टा एल अपॉन ए। FL, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, फॉर्मूला पहले ऐसे लिखना होता है जनरली, F अपॉन A अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इसको डायरेक्टली लिखना है तो FL डेल्टा एल ए। ये स्टील का है तो सब कुछ स्टील का डाल दो, और कॉपर का हो तो कॉपर का डाल दो, भाई बे ना ऊपर नीचे। और रेशियो करा, क्योंकि हमें रेशियो ही फाइंड करना है ना, इसलिए। तो स्टील और कॉपर का रेशियो करोगे, जो चीज कॉमन है वो डालनी नहीं है। कौन कौन सी देखो? F and L, फोर्स। F बाद में डेल्टा एल, ओके, बाद में तो सब कुछ डालनी पड़ी। तो LS की वैल्यू 4.7 अपॉन एरिया 3 इंटू 10⁻⁻5। LC की वैल्यू 3.5 3.5 और अपॉन क्या बचा था यहाँ, AC 4 into 10 raised to एरिया। 4 into 10⁻⁵ तो उसको सोल्व करोगे तो वैल्यू ऊपर नीचे कुछ एडजस्ट करके पहले ये कर देते। हाकि ना, अभी पता चल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है ना, मिक्स कर दिया है तो। ना Okay, ना। चलो बस कटिंग कर दो, आंसर मिल जाएगा। कर लोगे? हाँ सर। इजी है, कुछ नहीं है दम इसमें। ध्यान ये रखना, ये पता चलना चाहिए। ओके, यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो आप डेल्टा एल ढूंढ के ही रह जाओगे, आंसर कभी नहीं मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, figure shows stress strain curve for the material. What are the young modulus and approximate yield strength for the material? yield strength तो यहाँ से मिल जाएगी बच्चों, हाँ कि ना? हाँ yield सर। strength तो ये एग्जैक्टली तो थोड़ी नीचे आ रही है फिगर के हिसाब से थोड़ी, लेकिन आप आंसर देख लेना। यदि आपको 300 दिया हुआ तो 300 ही लिख लेना yield strength की 300 वैल्यू। ओके, बी की वैल्यू। अदरवाइज यदि कोई, क्योंकि 300 ही लिखनी पड़ेगी, यहाँ कुछ डेटा दिया नहीं ना, इसलिए नियर अबाउट वैल्यू लिखनी है। तो yield strength की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? यंग मॉड्यूलस हो 300 into 10 raised to 6 हमने ये nanometer per बी निकाल दिया, अब ए निकालते हैं। अब यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। FL stress upon strain। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब एफएल हमारे पास डेटा नहीं है ना बच्चों फोर्स का, तो हमारे पास हाँ डेटा ये दोनों ही है, तो ये वाला ही फॉर्मूला डालेंगे। अब चाहे कोई भी फॉर्म पकड़ लो, आपको थोड़ा जो इजी रहे ना वो पकड़ना, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि आप ये पकड़ोगे ना, 0.2 देखो देखो ध्यान दो, यहाँ पकड़ोगे तो ये कौन सी वैल्यू होगी वो नहीं समझ में आएगी। ओके, ये पकड़ोगे तो ये तो पता चलेगा, तो ये वैल्यू कौन सी होगी तो नहीं पता चलेगी। ऐसी वैल्यू पकड़ो जो कोइंसिडेंट दोनों में हमारे पास डेटा इजीली। 150 वाली। ये वाली देखो, दोनों साइड मैच हो जाती है। बाकी नो डाउट आपका आंसर आएगा, लेकिन वो फिक्स आंसर नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है ना बच्चों? एग्जैक्ट आंसर निकालना है जो टेक्स्ट बुक में पीछे दिया हुआ है, उसके लिए ऐसी वैल्यू डालो जो आपको ग्राफ के बिना, ड्रॉ किए बिना एटलीस्ट हमारे पास वो डेटा हो। ये दोनों डेटा मेरे पास इजीली अवेलेबल। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन 150 into 10⁻⁶ अपॉन स्ट्रेन 0.002। कटिंग करो आंसर। कोई डाउट? ना। हाँ ना बोलो, each and every ना। student clear? no doubt। नो सर। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मटेरियल का ए बी दिया। बच्चों इस चैप्टर में मार्क्स खींच लेना, उसमें एक मार्क्स गवाना नहीं है यार, सच में इजी चैप्टर है, मार्क्स खींच सकते हो, ऐसे चैप्टर है पार्ट 2 के। 10⁻⁶ 10⁻⁶ તો 6 તો લખ્યું છે મેં। લખ્યું હે। આ તો લખ્યું તો છે, શું છે હર્ષ, નહીં દેખાયું? કે આ પાછળ 10⁻⁶ દીધેલું છે ને, આ તો 150 તો છે જ, એની પાછળ 10⁻⁶ છે। ઓકે, જ્યારે ગ્રાફમાં આવું આપેલું એટલે સમજી લેવાનું કે પાછળ એનો મલ્ટીપલ્સ આપેલો છે। કેમ આવ્યું અહીંયા આપેલું છે બેટા હર્ષ, તું એમસીક્યુ ઓરલી બોલ, પૂછ શું પ્રોબ્લેમ છે। આ ડેટા જો અહીંયા 10⁻⁶ છે ને, આપેલું જ છે તમને મલ્ટીપ્લાયમાં, ખાલી 100 નહીં લેવાનું, અહીંયા 110⁶ ખબર પડી ને। અહીંયા ના આપેલું હોય ને તો તમારે ખાલી 150 લેવાનું થશે, બટ અહીંયા સ્ટ્રેસની વેલ્યુ ઉપર 10⁻⁶ ના ફોર્મમાં છે, એટલે 150 તો છે જ, એની પાછળ 10⁻⁶ છે, એટલે લીધેલું અહીંયા 10⁻⁶। ક્લિયર હર્ષ? ઓકે, हाँ सर। તારું નામ હર્ષ છે નીલ? ના સર હું બોલી ગયો પણ। चलो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द, उसको नहीं पता चला तो कहाँ से तुझे पता चलेगा कि
ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ द मटेरियल ए एंड बी शोन इन द फिगर। ग्राफ में डेटा है कुछ, ओके, और उससे क्या निकालना है आंसर? जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों। हाँ हाँ सर। ओके, तो क्या है ग्राफ? 1 मिनट में मैं रीड किया था लेकिन भूल गया, फोन आया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ द मटेरियल ए बी शोन इन द फिगर। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है। Which of the material has a greater Young modulus? Young modulus का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस एफ एल अपॉन स्ट्रेन। अपॉन ए। अरे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बेटा, ग्राफ दिया हुआ है नील। तो ग्राफ के लिए हमारे पास डेटा दो ही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो, स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उतना यंग मॉड्यूलस कम होगा। हमें यहाँ किसका पूछा? हायर पूछा है, ग्रेटर पूछा है। तो इसके लिए मुझे स्ट्रेन क्या डालना पड़ेगा? स्ट्रेन कम रखना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। स्ट्रेन कब कम कहाँ है? देखो यहाँ आप देखोगे ना, स्ट्रेन यहाँ ज्यादा है, देख लो इतना ज्यादा है, और स्ट्रेन यहाँ करेगा तो बहुत कम डेटा मिल रहा है। स्ट्रेन की वैल्यू देखो, अब नीचे वैल्यू डालोगे, ये बहुत कम छोटा, और ये वैल्यू ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ए में ये ग्राफ में ये जो यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू इतनी है, खाली इतनी, और यहाँ आप लाइन खींचोगे तो बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो स्ट्रेन किसके अंदर ज्यादा है बच्चों? कम किसके अंदर है? ए के अंदर। तो स्ट्रेन इन ए इज लेस देन स्ट्रेन इन बी। अब स्ट्रेन छोटा है, इसका मीनिंग उसके अंदर यंग मॉड्यूलस क्या होगा? उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो, पता चला? हाँ ना बोलो? हाँ। यस। Which of the two is stronger material? यंग मॉड्यूलस क्या है भाई? जिसको खींचे, जितना ज्यादा खींच सकते हैं, वो ये वन टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग यंग मॉड्यूलस है, हाँ कि ना? हाँ, एक मिनट हो, हाँ यही होगा ना, क्योंकि अब यंग मॉड्यूलस इसका ही ज्यादा है। देख लो, स्ट्रेन उसमें क्या है? कम है। एक मिनट हो, स्ट्रॉन्गर मटेरियल थोड़ा और कॉन्सेप्ट से समझते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होगा कि आपका लॉजिक लगे ना लगे, इससे थोड़ा और काम आएगा। अब देखो, स्ट्रेस यानी कि वन टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स किसके अंदर ज्यादा है? बोलो। बी के ऊपर ज्यादा है। नहीं, स्ट्रेस किसके ऊपर ज्यादा है? बी सर। नहीं, स्ट्रेस रहने दो, क्योंकि फोर्स ऑलमोस्ट सेम जितना ही है, नो डाउट इतना ही है, लेकिन यहां से मैं लाइन खींच रहा हूं, चलो इतना रखता हूं। तो इतने फोर्स से यहाँ चेंज कितना हुआ? देखो बहुत कम, और यहाँ ज्यादा चेंज हुआ। अब फोर्स सेम कर दिया मैंने, लाइन इसलिए खींची जिससे पता चले वैल्यू कंपैरिजन से। अब यहाँ जो फोर्स लगा है ए के अंदर, उस फोर्स के जो स्ट्रेन यानी कि लेंथ में चेंज हुआ, उससे ज्यादा चेंज बी के अंदर हुआ। बी में ज्यादा खींच सकते हैं ना, ज्यादा खींच सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर नहीं है तो ही खींच सकते हैं ना। समझ में आया कि नहीं बच्चों? जबरदस्त है कॉन्सेप्ट, जब क्योंकि आप कंपैरिजन करने बैठोगे तो कंपैरिजन सेम इक्वल फोर्स से हो सकता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लाइन खींच लिया, छोड़ दो, चलो ऊपर वाला भाग की नहीं देखनी है हमें बात। अब यहाँ से मैंने देखा सेम फोर्स में यहाँ तो कितना ही लेंथ चेंज हो रहा है, समझ लो कि 2 मीटर, तो यहाँ सामने 3 या 4 मीटर जितना चेंज हो रहा है। तो मैंने दोनों में 5-5 न्यूटन फोर्स लगाया। ये आपके पास 2 रोड है, समझ लो, दोनों में 5-5 न्यूटन फोर्स लगाया। ये जो है उसमें 2 मीटर जितना लंबा खींचा, इसके अंदर कितना लंबा खींचा? 2 मीटर का लेंथ चेंज हुआ। ओके, खींचा तो ज्यादा 2 ही एक्स्ट्रा हुआ, और उसमें 4 मीटर का लंबा खींच लिया। तो ये एकदम हेवी और रिजिड मटेरियल होगा तो ही ज्यादा खींच नहीं पाओगे ना आप उसको। यानी कि ये जो ए है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। समझ में आ गया? हाँ। कॉन्सेप्ट जबरदस्त था सच में। आपको भले ऐसा लग रहा है, लेकिन ये से ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं हमें। ओके, फ्रैक्चर पॉइंट पर જોઈ શકીએ ना, फ्रैक्चर पॉइंट से भी पता चल जाएगी। यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट है ना छोटा है, यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट, सॉरी फ्रैक्चर पॉइंट से थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट और स्ट्रॉन्गर से लेना देना नहीं होता जनरली। फ्रैक्चर पॉइंट है ना, જ્યાં સુધી તૂટે નહીં ત્યાં સુધી સ્ટ્રોંગર કહેવાય ને, બી જલ્દી તૂટી જાય, એ તો આગળ જાય છે ને વધારે। ये सही है, देखो यहाँ लेंथ में चांजा स्ट्रेन है, तो वो भी समझ सकते हैं आप। हाँ, वहां से भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इससे भी आंसर तो ये आ रहा है। हर एक केस से सोचा आंसर ये आ रहा है, दैट मींस इज द फाइनल आंसर। आपको रीजन कोई भी दो, ओके, आंसर सही होना चाहिए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का कट हुआ कि नहीं? 3 था।
fourth. Read carefully. Young modulus of rubber is greater than the steel. सही है. Young modulus का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. रबर को आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा तो ये वैल्यू कम. यंग मॉड्यूलस छोटा होना चाहिए ना रबर का. हाँ. तो यहाँ तो बड़ा लिखा हुआ है, ग्रेटर लिखा हुआ है, तो क्या है ये? फॉल्स. बोलो समझ में आया? हाँ ना बोलो बच्चों. हाँ. ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? रबर है, उसको कम फोर्स लगाने से भी ज्यादा लेंथ का चेंजेस हो रहा है. तो इससे क्या पता चला है? स्ट्रेस कम, स्ट्रेन ज्यादा. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यंग मॉड्यूलस से. तो स्ट्रेन ज्यादा है तो यंग मॉड्यूलस कम होगा. रबर की बात कर रही है. रबर का यंग मॉड्यूलस एक्चुअली क्या है? कम है स्टील से. दैट्स मींस यहाँ ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दिया हुआ है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट. Shearing of coil is determined by shear modulus. फॉल्स. False क्यों? Sorry, shearing नहीं, સર stretching. તમે લેક્ચર માં બી એમ Stretching of MCQ માં coil. भी तो एक मिनट. Stretching of a coil is determined by shear modulus. Shear modulus का फॉर्मूला क्या है? Shear modulus. ना सर Shear ये modulus का है. F Shear by A modulus. थीटा. shear stress upon shear F strain. by theta F लिखो upon ना A खाली. theta. F by theta लिखो ना. हाँ, A theta F खाली. by F by A theta. theta. A by A theta. Stretching of a coil is determined by shear modulus. तो सही है ना? shear modulus. Stretching यानी कि फोर्स लगाया. of a coil is determined by shear modulus. तो फोर्स लगाया हमने तो shear modulus डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सही तो है. क्या आंसर क्या दिया है सॉल्यूशन में? देखो तो बच्चों, रीजंस ટ્રુથ છે સર हाँ तो સોલ્યુશન. सही है ना. स्ट्रेचिंग ऑफ अ कोइल. સર स्ट्रेचिंग પણ લેક્ચર માં એકવાર સ્પ્રિંગ માં આવ્યો ત્યારે ખોટો સર સર हाँ बोल. ટ્રુ हाँ જવાનું बोलो. કેમ કે ટેન્જેન્ટિયલ ફોર્સ લગાવ્યો છે ને આપણે કોઇલમાં, તો ટેન્જેન્ટિયલ આમ ખેંચવાનું હોય કોઇલમાં, તો ટેન્જેન્ટિયલ ફોર્સ લાગે ને સર આપણે કોઇલ એમ નહીં સર, કોઇલના કોઇલ કીધું છે ને, કોઇલના પેલો કોપરનો વાયર કોઇલ, એ કોઇલ કહેવાય ને સર. ये जो कंफ्यूजन આ में તો कोइल का આખો લીધેલી ખેંચાય છે. ને પણ સર પેલી આપણે नहीं नहीं, अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको. यहाँ है ना, वैसे ये ट्रू भी है और ये फोर्स भी है. अब डिपेंड ये कर रहा है कि आप उसके हिसाब से सोच रहे हो. वैसे सोचने बैठे तो उसकी लेंथ चेंज हुई, नो डाउट, सही है. लेकिन ये से सोचने बैठे ना तो लेंथ भरे सेम हुई, लेकिन शेप तो इस टाइप का ही है ना. स्ट्रेच इसमें क्या करते थे हम? उसको फोर्स लगाते थे. સર हाँ बोल. સર આ તો સ્પ્રિંગ નો થઈ ગઈ, હું કોઇલ ની વાત કરું છું. પેલા વાઇન્ડિંગ નો કરીએ આપણે, કોપર વાઇન્ડિંગ કરીએ हाँ પંખાના પેલો હોય તેમાં, તો એમાં આપણે જોઈએ તો કોપર વાઇન્ડિંગ આ કેમ રીતના થાય છે? કરેલું હોય એ જ કેશો. હા એ જ કહું હું છું એ સર. કન્ફ્યુઝ તેમાં હું તો એ પરપેન્ડિક્યુલર લાગે ને એમાં. હું પોતે ओके इतना रखो. ये ट्रू लिखो तो उसके हिसाब से आंसर, फोर्स लिखो तो उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ उसका सॉल्यूशंस. ओके, शायद एसएलआर में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हो तो मिल जाएगा उसका. चलो अभी ये पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि कोइल कौन सी है वो तो हमें पता नहीं है ना. कोइल दो अलग अलग टाइप के हो सकती है. 9.5 देखो. चलो, 2 वायर ऑफ डायमीटर, 2 वायर है, डायमीटर कितना कितना दिया हुआ है? 0.25 सेंटीमीटर. ओके, क्या क्या डेटा है? 1 मेड ऑफ स्टील और 1 मेड ऑफ ब्रास. कंप्यूट द एलोंगेशंस ऑफ द स्टील एंड ब्रास. ओके, डेल्टा एल फाइंड करना है ना. चलो अब अलग अलग केस ले लेते हैं. पहला हम ले लेते हैं स्टील. तो स्टील की लेंथ आपको 1.5 मीटर दी है और रेडियस है डायमीटर 0.25. तो रेडियस कितना होगा बच्चों? 0.12. 0.12 ही होगा ना ऑलमोस्ट. हाँ यस, 125 जैसा कुछ होता है, लेकिन चलेगा. 125 1 प्रॉपर लिखो ना, क्यों चलाए हम, एग्जैक्ट लिखते. ओके ओके ओके, डेटा क्या दिया हुआ? लेंथ दी है. ओके, दूसरा कुछ दिया है सर सेंटीमीटर में आप्યું છે. કયો ડેટા સેન્ટીમીટરમાં છે? ડાયામીટર ને? રેડિયસ. હા હા, સેન્ટીમીટરમાં છે તો મીટરમાં કઈ વાંધો નહીં, તો કરી દેશું.
one made steel and other made grass loaded. Okay, in figure unloaded strength of the steel is 1.5. okay, फोर्स कितना लेंगे? देखो हमारे पास फाइंड क्या करना है, mg एलोंगेशन फाइंड करना है। अब स्टील है तो हमारे पास वो इसका यंग मॉड्यूलस स्टील का पता ही होगा। ओके, नहीं है तो वो टेबल मैंने बताया था ना, इसलिए याद रख लेना टेबल की वैल्यू, और या पूछ लेना टीचर से। तो फोर्स इंटू एल एरिया इंटू डेल्टा एल। अब आपके पास डेटा कौन सा है? डेल्टा एल फाइंड करना है। देख लो, स्टील के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ अलग अलग काइंड फाइंड करना, दोनों का आंसर। स्टील के लिए फोर्स, लेंथ, यंग मॉड्यूलस और एरिया। देखो एरिया तो मिल जाएगा रेडियस से, इसलिए हाँ कन्वर्ट करने की सोच बाद में सोचते, पहले डेटा देखते थे क्या काम है मेरे पास, कौन सा डेटा मिसिंग है। लेंथ भी है मेरे पास, ये आर नहीं हो, यंग मॉड्यूलस है। ओके, यंग मॉड्यूलस भी है, वो डेटा से देख लेंगे हम टेबल से। प्रॉब्लम यहाँ है फोर्स नहीं है मेरे पास। mg स्टील है, स्टील उसका फोर्स लगा देते mg, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टील के साथ नीचे क्या लगाया हुआ है? ब्रास की। तो जब आप स्टील का कैलकुलेशंस करते हो तो स्टील के वायर के ऊपर ये पूरा का पूरा बॉडी अफेक्ट करेगा। अब ये पूरे बॉडी का मास जो है स्टील के 10 लिए 4 + 6 10 लेना पड़ेगा। तो F कितना होगा? m इंटू जी के हिसाब से 10 × 10 10 100। × 10 अब पता चला बच्चों? यस सर। अब ये F की जगह 100, लेंथ है 1.5 मीटर। यंग मॉड्यूलस स्टील का कितना होता है? 2 × 10⁻11। सच बताना हो, मुझे याद नहीं है। हाँ ओके, अच्छा एरिया, एरिया तो पाई आर स्क्वायर डाल दो, पाई आर की वैल्यू। ओके, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं 0.25 × 10⁻⁻4, तो 1.25 × 10⁻⁻5, राइट ना बच्चों? और उसका स्क्वायर कर दो। अब पाई की वैल्यू 22/7। अब सारे वैल्यू है आपके पास, सोल्व करके आंसर बताना है। ओके, सेम यही चीज आप किसके लिए? ब्रास के लिए करोगे, लेकिन क्या चेंज होगा कोई बता सकता है? डेटा सब कुछ Weight. आपके पास है, फोर्स चेंज होगा। खाली 6 × 10 का। लेंथ तो है ब्रास की 1 मीटर दी है, रेडियस तो सेम ही होगा ब्रास का, और सेम दिया हुआ है ना शायद, तो 2 वायर डायमीटर, दोनों वायर का सेम दिया हुआ है। और एरिया आप मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, लेंथ है, एरिया है, यंग मॉड्यूलस भी आपको डेटा मिल जाएगा। फोर्स क्या लगाओगे बोलो? 6 × 10 60। तो अब फोर्स यहाँ ब्रास के ऊपर का फोर्स नहीं, क्योंकि इस वायर के ऊपर का कोई एलोंगेशन यानी कि फोर्स नहीं लगता। मास अब उसके लिए यही है, इस वायर के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, हाँ सर ये जो वायर है, ये नीचे वाला वायर, ये ब्रास, ये वायर, उसके ऊपर खाली यही फोर्स लगता है। ये तो स्टील था ना, स्टील, उसके नीचे ऊपर दोनों फोर्स लगते थे, दोनों का मास जो है वो वेट लगता था। इसलिए यहां हम क्या लगाएंगे स्टील के लिए? 6 × 10। कोई डाउट बच्चों? ना डाल दो वैल्यू जो भी है आपके पास, यंग मॉड्यूलस जो है वो डाल देना, तो निकाल लोगे आंसर। डेटा यहां से यहां पुट करना है बस, यंग मॉड्यूलस से खाली आप टेबल में से देख लेना। चलो क्लियर है, सम इजी था, कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस ही है, खाली ये कॉन्सेप्ट था कि फोर्स जो है ना इज इक्वल टू m × g लगाना है। तो मास कहां से लेना है? स्टील के केस में ये दोनों का एडिशन करना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा था। श्योर, आगे बढ़ू? यस सर। Age of aluminium cube is 10 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed vertical ये होगी ना ऐसे। ओके, ये वॉल है, यहाँ ऐसा क्यूब रख दिया हुआ है। अब लेंथ कितनी दी है क्यूब की? 10 सेंटीमीटर। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड वर्टिकल वॉल। मास कितना दिया हुआ है? 100 kg। अटैच्ड टू ऑपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। शियर मॉड्यूलस ऑफ, शियर मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है? शियर मॉड्यूलस को क्या बोलते थे हम? एस बोल देते हैं अभी, टेम्पररी सिंबल तो कुछ भी याद रखो। अब ये गीगा है पास।
ओके ये क्या है गीगा, आप चलेगा, आप कोई भी याद रख लेना। ओके शियर मॉड्यूलस का सिंबल तो जनरली शियर मॉड्यूलस का है ना एन उसका जो सिग्मा तो एक ईटा बाजू ईटा लांबो ईटा यूज करते हैं, शियर मॉड्यूलस का ईटा यूज करते हैं जनरली, लेकिन चलेगा याद ना रहे तो 25 ये गीगा पास्कल है, किलो मेगा गीगा याद है ना, किलो 10⁹ मेगा 9 और गीगा, किलो में 10⁻³ 10⁻3 इसका 6 और 3 6 10⁻9। 8 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके समझ आया कि नहीं बच्चों? तो यहाँ क्या है, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू वर्टिकल और एक भाग यहाँ अटैच कर दिया और मास ऑफ द 100 kg इज देन अटैच टू ऑपोजिट। अब यहाँ मैंने क्या कर रहा हूँ, कोई मास लगा देता हूँ, समझ में आया? यहाँ कितना 100 kg का, या वो मास आपका फोर्स भी हो सकता है वन टाइप। आप नहीं काफी बार कोई चीज को दीवार के ऊपर रखने के लिए आप बाहर से वर्टिकली फोर्स लगाते हैं, यहाँ पंजा लगा के उसको अटैच कर दे, ऐसा ही कुछ समझ लो। ओके नाउ द शियर मॉड्यूलस दिया हुआ है तो वर्टिकल डिफ्लेक्शंस फाइंड करना हुआ है। क्या फाइंड करना हुआ है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन यानी कि लेंथ, डेल्टा एल फाइंड करना है। डिफ्लेक्शन यानी कि चेंज इन लेंथ। ओके लगा दो यहाँ शियर मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला, फोर्स अपॉन ए और डेल्टा एल अपॉन एल। वैसे थीटा बीटा कुछ नहीं दिया इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल वाले यूज करते, लेंथ में कितना चेंज है ना वो फाइंड करना है। और वैसे वो भी एक वन टाइप ऑफ वही हुआ ना, एक्स अपॉन एच लिखो तो एक्स फाइंड करना हुआ। हाइट तो आपको दी है, ये लेंथ, ये जो साइड है ना वो। ओके ये डालो तो भी चलेगा इसमें, एक्स बाई एच वाला फॉर्मूला, एफ एच एक्स ए बीटा एक्स को मेन बनाओ क्योंकि एक्स फाइंड करना है, बीटा है। अब बस आपको डेटा डालना है, लगाओ डेटा। फोर्स m इंटू जी, 100 इंटू 10,000, ईटा। अब अरे एक मिनट हो, अरे सॉरी हाइट एच एच ईटा नीचे आएगा। हाइट क्या डालू, लेंथ डालू यही, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 आएगा ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। नीचे 100 तो एक एक जीरो कट और 1 बचा 10 नीचे। ईटा और एरिया, एरिया क्या डालू, लेंथ बाई लेंथ 0.1 इंटू 0.1। बोलो कोई डाउट? बच्चों ये जो है वो एल लेंथ है तो आपको एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर होता है ना, 0.1 इंटू 0.1 और यही उसकी हाइट हो जाएगी। अब समझ में आया? देखो ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा था पहले, आपको आपके फोर्स की वजह से समझ लो कि ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया, तो लेंथ थोड़ी चेंज होने वाली। ये जो है वर्टिकल हाइट तो फिक्स ही थी, वो कितनी थी, ये जो क्यूब था उसकी लेंथ जितनी, साइड जितनी। इसके लिए वहां एच में भी हमने साइड का डेटा डाला और एरिया, तो अब इसका एरिया निकालना हो तो क्या होता है, साइड बाई साइड और वो डेली, जिससे हमारा फाइनल आंसर मिला। विदाउट ना सर। समझ में आ रहा है ना? ओके गुड। देखो ये लेंथ है, हर्ष ध्यान રાખજો પછી 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 કેસ પૂછ્યું કે નહીં ખબર પડી। ये है एलोंगेशन, ये जो लेंथ है उसको जनरली हम हाइट बोलते हैं। ऐसा क्यूब था ये जो, अब ये फाइंड करना है चेंज कितना हुआ। ये तो फिक्स ही है कि एल था, अब क्या होगा थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, वो फाइंड करना है। एक्स फॉर्मूला था ना हमारा यार एक्स बाई एच, इसमें एक्स यानी कि क्या था, चेंज इन लेयर, यानी कि इस लेयर में जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, और ये हाइट आपको दी है एच, फोर्स एम इंटू जी और एरिया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो स्क्वायर के लिए, एक क्यूब के लिए आप कोई भी जगह से क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो, सेम होता है। आप यहां से निकालो, यहां से निकालो, नीचे निकालो, सामने निकालो, स्क्वायर के लिए सामने वाली साइड इक्वल होती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही होगा ना बच्चों। ऊपर का एरिया भी सेम होगा, नीचे का भी सेम होगा, इस साइड करो तो भी सेम है, इस साइड करो तो भी सेम है, सब कुछ सेम ही है। क्लियर, पता चला? ओके गुड। तो बस वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा एक्स की वैल्यू। श्योर?
आईएमपी क्वेश्चन टिक कर लो, जनरली मैंने बहुत बार देखा हुआ है स्कूल के एग्जाम में। 4 आइडेंटिकल होलो सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास। ऐसा बहुत बड़ा मास है, वन टाइप ऑफ, ऐसा समझ लो ना कि ब्रिज है, ब्रिज का खुद का मास है 50,000। अब उस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए 4 क्या लगाए हुए हैं, 4 आएंगे नहीं ओके ऐसे इक्वल ही है लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। 4 ही है ना, हाँ। होलो सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील, स्टील का बना हुआ है। किसका? अभी मैं एक ही बनाऊं तो चलेगा बच्चों, बाकी का 4 समझ लेना। स्टील। अब स्टील में यहां डेटा दिया हुआ है, इनर एंड रेडियस आपको 30 एंड 60, यानी कि ये पूरा का पूरा रिजिड नहीं है, एस टाइप का है, होलो जैसा कुछ। समझ में आ रहा है? आप उसको नीचे से देखोगे तो ऐसा कुछ सपोर्ट मिलेगा। ये भाग में कोई जगह में कोई मटेरियल नहीं है, स्टील खाली यहां ही लगाया हुआ है। बच्चों खाना बोलो। हाँ सर। ये नहीं आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं आता था, याद हो तो ऐसा, इनर एंड आउटर रेडियस, बस ऐसा। ये मटेरियल यहाँ का है, बाकी बीच में खोखला है ऐसा। तो इनर रेडियस कितना दिया हुआ है 30, आउटर रेडियस 60। तो हमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, बोलो हाँ ना, इंटू पाई। पाई कांस्टेंट निकाल देंगे तो आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था 10th स्टैंडर्ड में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ रट लिया था, याद हो तो आपने सारे फॉर्मूला एकदम मस्त तरीके से। चलो तो हमें पहले करना क्या है वो देख लेते हैं कंप्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डेल्टा एल। क्या फाइंड करना है बच्चों? कंप्रेशन। ओके तो कैसे करेंगे, चलो कैलकुलेट द कंप्रेशन। कंप्रेशन स्ट्रेन लिखा हुआ है तो स्ट्रेन ही फाइंड करना है। कंप्रेशन स्ट्रेन जब लिखा हुआ है ना तो डेल्टा एल बाई एल वो ही फाइंड करना है। एक्चुअली जब खाली कंप्रेशन पूछे तो डेल्टा एल, समझ में आया? और कंप्रेशन स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बाई एल की ही वैल्यू, अलग से नहीं निकालनी, यही वैल्यू जिसको हम स्ट्रेन बोलते थे, स्ट्रेन फाइंड करना है। हो भूल हो गई मेरे से, मैं एक्चुअली कंप्रेशन रीड किया खाली, इसलिए पीछे स्ट्रेन भी दिया हुआ है। तो स्ट्रेन के लिए बस यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा दो। स्ट्रेन कॉमेंट FL अपन L थीटा, स्ट्रेन कॉमेंट बनाओ तो स्ट्रेस अपन यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपन एरिया, बस खत्म। आपके पास डेटा तो है स्टील का। यंग मॉड्यूलस क्या था अभी कोई बोला था आगे के लेक्चर्स? 2.0 into 10⁻11 स्टील का हो 2.0 2 into 10 याद रह जाएगा। अभी थोड़े सम करोगे ना प्रैक्टिस, तब बाद में आपको टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी टीचर को, लेकिन फिर भी रट्टा मार लेना वो पॉसिबल होता है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो होगा, ये स्टील का, कॉपर का, यंग मॉड्यूलस, और वो टीचर्स ऐसे अकड़ू हो गए ना, देंगे भी नहीं काफी, और ऐसे बोल देंगे वो तो आपको लर्न करना होगा। अब ऐसे बोल देंगे तो आपका सम अधूरा ना रहे। टेबल प्लीज याद रख लेना। फोर्स 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 दिया है कुछ, ओके कॉमन सेंस है कि ये फोर्स यहाँ से जो वेट होगा वही उसका फोर्स होगा। अब ये तो वेट चारों के लिए है ना, समझ में आया? ये फोर्स चारों के लिए, हमें तो ये कोई सिंगल का एरिया, कॉमन लॉजिक एरिया ही मैंने सिंगल का बताया, ईच का है। तो ये 50,000 है टोटल मास, तो एक के भाग में कितना आएगा मास? डिवाइड बाय 4, 12,500 टोटल फोर्स डिवाइड बाय फोर्स, टोटल फोर्स होगा m इंटू जी डिवाइड बाय फोर्स, ईच पिलर। m कितना है 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा बोलो तो? 1,22,500 1 लाख ના થાય લ્યા, 225 ક્યાં થયા? ડાયરેક્ટ કટ થઈ જાય છે, 1 મિનિટ ઉભો રહે, ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન માંથી નહીં બોલતો ને લ્યા, એમાંથી નથી બોલ્યો, એમાં ક્યાંથી 9.8 ના જ આવે 25 5 125 કહું તો જો, એટલા બધા ક્યાંથી પાછળ ડેટા આવ્યો?
1250000. कोई डाउट? नो ના सर સર ઓકે, તો આવો કઈ રીતે આન્સર આવી શકે? કટિંગ કે ઇઝીલી થતું હતું આમાં તો. ચલો ફોર્સ લગાવી દેશું 1250000. એરિયાને નીચે લઈ લઈએ. હવે એરિયા નીકાળવો પડશે ને. પાઈ 22/7. આઉટર રેડિયસ કેટલું દીધેલું હતો? 60 સેન્ટીમીટર. इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर. बच्चों ये कर लोगे सॉल्व? तो इतना टाइम ना वेस्ट करो. ये जो एरिया मिले वो, ये फोर्स तो मिल गया आपको. यंग मॉड्यूलस क्या था भूल गया वापिस में. 2 × 10⁻11. और ये जो एरिया है नीचे वो आपको यहाँ से डालना है. ये जो आंसर है सॉल्व करने के बाद वो यहाँ डाल दोगे तो आपको ये स्ट्रेन मिल जाएगा. बोलो कोई डाउट? नो सर. कोई भी सम में कोई भी प्रॉब्लम तो प्लीज पूछ लेना. कोई भी स्टेप में नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, बाकी स्टूडेंट को जो भी सोचना वो सोच ले. आपको एक डाउट भी नहीं रहना चाहिए. ओके, यदि अच्छे से रिजल्ट लाना है तो ये मेंटालिटी पॉजिटिव रखना है. चलो 9.8. piece of copper having the rectangular cross sectional area. अरे यार ये mm सेंटीमीटर में क्यों देते हैं? नहीं इतना दिक्कत होती है कैलकुलेशन में. सेंटीमीटर मीटर सॉल्व करके बता दो जो भी आ रहा है वो. लेंथ एंड ब्रेथ है तो एरिया मिला. फोर्स आपको दिया हुआ है 44,500 न्यूटन. Producing the only elastic deformations. तो कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन. स्ट्रेन फाइंड करना है. मटेरियल कौन सा है? कॉपर का. तो कॉपर का यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा दो. है ना इजी एकदम. फोर्स, लेंथ, एरिया અને डेल्टा एल. अब फाइंड क्या करना है हमें? डायरेक्ट स्ट्रेन करना है तो ये रहने दो. फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन. समझ में आया? खाली स्ट्रेन करना है ना, डेल्टा एल नहीं निकालना है. स्ट्रेन डायरेक्टली आंसर आ जाएगा यहाँ. तो स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ. ये ए नीचे आ जाएगा और ये यंग मॉड्यूलस स्ट्रेन ऊपर चला जाएगा तो ये यंग मॉड्यूलस नीचे आ जाएगा. बोलो कोई डाउट? आपके पास सब कुछ डेटा है. देखो फोर्स है, एरिया है और ये कॉपर का यंग मॉड्यूलस. ओके, एरिया जो भी आए वो यहाँ डाल देना. कॉपर का कितना होता था यंग मॉड्यूलस? बोलो तो याद हो तो लिख दो. 1.2 × 10⁻11. 1.2 10⁻11. माइनस की प्लस? प्लस. ओके, कोई डाउट बच्चों? हेलो, ना श्योर ना? ना. इजी था, बहुत इजी सम था. देख लो है फॉर्मूला. अब आप देखोगे ना तो ऊपर जितने भी सम हुए ना, कुछ हर एक सम में कहीं ना कहीं ये यंग मॉड्यूलस का ही फॉर्मूला आ रहा है. थोड़ा थोड़ा जस्ट चेंज हो रहा है कॉन्सेप्ट के अंदर. देख लो है एक ही फॉर्मूला बेस पूरे सम आ गए यहाँ तक के. तो एटलीस्ट ये पता चला कि ये चैप्टर में बहुत कम मेहनत से भी मार्क्स खींच सकते हैं. है कि ना? कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है ना, तो ज्यादा मेहनत करनी है. थोड़ा भी मेहनत करोगे तो इजीली मार्क्स खींच लोगे. स्टील का रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर. सपोर्ट द चेयर लिफ्ट एट स्काई एरिया. अब पता नहीं ये क्या होगा, उससे लेना देना नहीं है हमें. इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड, तो स्ट्रेस दिया हुआ है आपको मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगाना है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोड? तो लोड कितना? लोड यानी कि फोर्स. कॉपर है तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. हा कि ना? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे. यंग मॉड्यूलस में डालोगे तो देखो स्ट्रेस डाल दिया तो स्ट्रेंथ का डेटा भी नहीं है तो क्या फाइंड करो? व्हाट इज द मैक्सिमम लोड? लोड है तो फोर्स फाइंड करना है तो वो स्ट्रेस का फॉर्मूला डाल दो. अरे हाँ सॉरी, आ गया ना. देख लो स्ट्रेस का फॉर्मूला डालो, फोर्स फाइंड करना है.
ओके तो स्ट्रेस कितना है 10⁸, फोर्स मैक्सिमम फाइंड करना है, एरिया पाई आर स्क्वायर। એટલે 10⁸ into ये तो pi r इजी आ square। गया, एकदम इजी आंसर आ गया, कोई डाउट? कुछ नहीं ना। था सब में। तो मैं कंफ्यूज हो गई यार, ऐसा कैसे निकालूंगा मैं, डेल्टा एल भी नहीं कुछ दिया हुआ है तो भी। 10 नंबर का देखो चलो, रिजिड बार ऑफ अ बार मैग्नेट सपोर्टेड बाय सिमेट्रिकल। बट बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, इसलिए थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ और इजी है इसलिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछ लेना, हर बार मैं एक ही चीज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं रखना है कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर। रिजिड बार ऑफ मास एम, आप हाँ बोलते हो तो इसका मीनिंग मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ पता चला। अब ना बोलेगे तो पता चल, मुझे ऐसा लगेगा ना, अदरवाइज मैं तो अपनी धुन में अपनी स्पीड में चला लूंगा। अब बोलोगे कि सर स्टॉप स्टॉप स्टॉप, धीरे धीरे धीरे, तो मैं उस स्पीड को कंट्रोल करूंगा। समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज मेरे थिंक अब 2-3 स्टूडेंट जो होशियार है वो आंसर देते रहेंगे, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि सब कुछ को पता चल रहा है। यदि आपको नहीं चल रहा है तो प्लीज मैसेज कर देना, ऐसा हो तो, शर्म आ रही हो तो। એરિયામાં ઇન્ટુ 4 આ ચાલે ડાયરેક્ટ કરી દો તો એ જ વસ્તુ થઈ ગયા, 2 2 जा 4 एक જ वस्तु થઈ। चलो रिजिड, अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते सर अकेले अकेले क्या बोल देते, डाउट के जो मैसेज आते हैं ना उसका आंसर दे देता हूँ काफी बार। ओके चलो, वायर कितना लेंथ का है, 3 वायर है, 1 मीटर। रिजिड बार ऑफ मास सपोर्टेड बाय सिमेट्रिकली 3 वायर है 2 मीटर का। चलो अभी एक वायर का तो लो, तो सेट each end are of a copper and middle one of a iron. Determine the ratio of the diameter if it have the same tension. एंडिंग में कॉपर है और वच्चे आयरन है। अरे 3 वायर में बीच में ऐसा है, हाँ 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 सॉरी हो, 3 वायर थे ना, इसमें बीच वाला जो है वो क्या है, आयरन का है, आसपास वाले कॉपर। तो फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का रेशियो फाइंड करना है। टेंशन सेम दिया हुआ है, डायमीटर का रेशियो, टेंशन सेम, एरिया फोर्स सेम, टेंशन सेम दिया हुआ है ना, यस फोर्स सेम है। चलो एफ है हमारे पास, एरिया दो सी चीजें ना, एरिया अलग होगा क्योंकि डायमीटर के ऊपर डिपेंड है, तो एरिया अलग है। और डेल्टा एल, फोर्स सेम है तो लेंथ भी सेम होगी, तो चेंज इन डेल्टा एल भी सेम होगा, लेंथ दी है, हो जाएगा आंसर। चलो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला डालो बच्चों, फॉर्मूला क्या था यंग मॉड्यूलस का, एस अपन स्ट्रेन एफ इंटू एल इंटू ए इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। ये हम ले लेते हैं स्टील का, क्या चीज का ले लेते हैं बच्चों, ये आगे साम हुआ ना सेम वैसा ही हुआ, भले नो डाउट हमें डायमीटर का करना, लेकिन इस एरिया में रेडियस मिल जाएगा, तो वो रेडियस का जो मिलेगा रेशियो वही डायमीटर का होता है बच्चों। ओके मटेरियल अलग अलग है इसलिए तो मटेरियल का अलग अलग ले, ये स्टील का लिया, अब कॉपर का ले लेते, कॉपर सॉरी कॉपर एंड आयरन है, नहीं एक कॉपर ले लिया और एक आयरन ले लिया, तो आयरन का समझ में आया ना? बाद में जो डेटा सेम है वो उड़ाट देंगे, डोंट वरी। अब रेशियो लो दोनों का, फोर्स सेम है दोनों का, हाँ कि ना? दोनों की लेंथ भी आई थिंक सेम ही है, ईच लिखी हुई है, तो 2 2 डालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे 3 वायर है, इसमें 2 वायर तो सेम मटेरियल के है ना, इसलिए हमें खाली 2 टाइप के वायर की फाइंड करना है। मे बी यही कंफ्यूज में कि 3 वैल्यू के रेशियो कैसे निकालेंगे रेशियो, लेकिन क्या है यहाँ समझ में आया ना, 3 वैल्यू का रेशियो नहीं निकालना है, क्योंकि एक वायर तो स्टील, 2 वायर तो कॉमन है, किसके है, कॉपर के, बीच में जो है वो आयरन का है, तो हमें ये कॉपर और आयरन का रेशियो निकालना है, मटेरियल का ही। और डेल्टा एल एस और डेल्टा एल आई भी सेम होगा, क्यों, फोर्स सेम है,
फोर्स की वजह से चेंज इन लेंथ भी सेम होगी। तो खाली एरिया बचा, देखो एरिया यहाँ ए आई और यहाँ ए एस हो जाएगा। क्यों बोलो? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। समझ में आया? हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैंने यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाया है, फोर्स ए एल और डेल्टा एल। ये कॉपर के लिए है और ये आयरन के लिए है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वायर है, लेकिन 2 वायर तो सेम जैसे, इसलिए एक को तो हटा दो क्योंकि हमें 2 वायर का रेशियो निकालना है, आयरन एंड कॉपर का। अब कॉपर का यंग मॉड्यूलस का डेटा डाला, आयरन का यंग मॉड्यूलस का डेटा डाल दिया। अब दोनों में लिखा क्या क्या डेटा सेम है, तो सेम टेंशन यानी कि फोर्स हटाया मैंने। दूसरा ईच 2 मीटर लेंथ, तो दोनों की लेंथ सेम थी, हटाया। अब तीसरा फोर्स सेम होता है तो लेंथ डेल्टा एक्सटेंशन जो होता है ना, एलोंगेशन, वो भी सेम होता है। अब ऑलरेडी हमने 2-3 सम में देख लिया। तो जो बचा वो खाली ये बचा एरिया, तो वो हमने लिख दिया। हमें फाइंड करना है डायमीटर का रेशियो, लेकिन मेरे पास है एरिया का रेशियो। तो एरिया का फॉर्मूला डालो, पाई आर स्क्वायर। हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होता है, तो पाई पाई कट हुआ। बच्चों रेडियस का रेशियो लो या डायमीटर का रेशियो लो, मैंने आपको बताया था आपको सेम confirm है कर, क्योंकि रेडियस डबल कर दो तो कटिंग हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ आयरन, डायमीटर ऑफ स्टील का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, यंग मॉड्यूलस ऑफ आयरन। लगा दो अब आंसर। चलो स्क्वायर रूट करना होता है, ऐसे कर सकते हो, डी आई अपॉन डी एस, तो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू डाल दो, थोड़ा इजी रह जाएगा कैलकुलेशन। अब कॉपर का यंग मॉड्यूलस बोलो। 1.2 into 10 raised to 11. 1.2 into 10 raised to 11. 10⁻11। और आयरन का 1.9 into 10 raised to 11. 1.9 into 10⁻11। बस कटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? ना हेलो, सर। ये यंग मॉड्यूलस कंफर्म कर लेना। चलो, क्योंकि वो तो आपने बोला, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ वैल्यू। चलो कोई डाउट नहीं है ना? ना। श्योर। बहुत इजी सम था, यंग मॉड्यूलस का रेशियो निकालना था। ओके, चेंज इन लेंथ सेम। हाँ हर्ष, चेंज इन लेंथ सेम है। फिर से रिपीट करो, चलो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट ले लीजिए। तो इससे क्या पता चला, फोर्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो उसका डाउट है शायद किसी स्टूडेंट को और भी हो, तो मटेरियल स्टील का हो या कॉपर का, दोनों मटेरियल का यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम यानी कि रेडियस सेम है, दोनों का क्या है सेम, रेडियस सेम है, दोनों का फोर्स सेम है, दोनों का क्या सेम है, फोर्स सेम है, तो स्ट्रेस यानी कि जो लेंथ होगा चेंजेस वो भी सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लो। उसका रीजन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। ओके, बाकी कुछ नहीं है, इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, मैं आपको जो समझाऊंगा वो। अभी इतना याद रख लो, बाद में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में समझा दूंगा कि दोनों का रेडियस सेम है, फोर्स सेम है, दोनों के ऊपर लग रहा, भले वायर अलग अलग है, तो उसके अंदर जो इलोंगेशन है ना वो सेम ही होता है। उसका रीजन यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, उसके अंदर क्या होता है, फोर्स अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल आता है, जिसकी सबसे आंसर सेम होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो कॉन्सेप्ट इसके अंदर फिक्स है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, फोर्स सेम होने से स्ट्रेन के अंदर इस हिसाब से एडजस्टमेंट होता है, और डेल्टा एल और डेल्टा एल यानी कि दोनों वायर के अंदर जो लेंथ का चेंज है वो सेम आता है। ओके, चलो उसका मैं डेरिवेशन बुक्स के अंदर करके भेज दूंगा, इससे पता चल जाएगा। वैसे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट आपके लिए भी आपको डाइजेस्ट ना हो अभी सर कैसे सेम हुआ। काफी बार हो सकता है ना, जो चीज माइंड में सेट ही नहीं हो रही हो कैसे मान ले हम, नो डाउट होनी चाहिए। इसलिए उसका जो सॉल्यूशन है ना डेरिवेशन, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए। चलेगा ना बच्चों? हेलो, हाँ सर। आना तो बोलो यार, भूख लगी है सभी को? પણ મને એવું છે જ નહીં ને કે ડેરિવેશન જોતું હોય તો હું કેમ બોલું. હા એ તું પાછો વધારે દોઢાઈ થવા દઈશ। चलो 14.5 मास है, अब इतना रखते हो क्या? आई हो आई एम जस्ट टायर्ड हो गया हूँ मैं आज पूरा का पूरा, एक सम क्योंकि ज्यादा आई थिंक लग 20-25 सम है ना इसमें। कितने सम है टोटल? 16 है 16।
16 है ना, तो भी 5 सम तो और बचेगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में 2-3 और करा दूंगा। क्लियर? मास कितना दिया हुआ है? 14.5। एक मिनट बेटा, मास कितना दिया हुआ है? 14.5 मास। फास्टन टू एंड ऑफ द स्टील वायर ऑन स्ट्रेच लेंथ, लेंथ कितनी दी है? 1 मीटर। इज व्हील्ड इन द वर्टिकल वायर विद द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है? ओहो, इसमें कहाँ एंगुलर वेलोसिटी आई? 2। एक मिनट हो, कुछ क्वेश्चन कुछ गजब लग रहा है मुझे। 14.5 मास, फास्टन टू एंड ऑफ द स्टील वायर, एक स्टील वायर है। अब समझ में आया? ये स्टील वायर है, इसमें यहाँ कुछ ऐसा लगा दिया हुआ है। समझना, क्वेश्चन सच में अच्छा है। और बाद में ये रोटेशन कर रहा है ऐसे। बच्चों ये खाली वायर होता है ना, अब ट्राई करना, कोई वायर या ऐसी चीज के साथ कोई चीज लगाना, पत्थर या ऐसी चीज। आप एज यूजुअल खाली ऐसे रखोगे ना, ऐसे रखोगे ना, तो वो नहीं टूटेगा। हाँ, बहुत ज्यादा पत्थर बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बोले सर मुझे तोड़ना ही है, तो क्या करोगे? अब इस पत्थर, ये दूरी है, इस दूरी के साथ ये पत्थर लगाया हुआ है, ऐसे आप स्ट्रिक्टली फिक्स पकड़ के रखोगे स्टेडी, तो वो नहीं टूटती दूरी, समझो। लेकिन उसको तोड़ना ही है, तो क्या करोगे? दैट मीन्स घुमाने से स्ट्रेच ज्यादा हुआ इस बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेच जनरेट हुआ ना, खींची, घुमाया तो खींचा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जब स्टेडी होता है तब उसका खुद का मास ही वो स्ट्रेच, यानी कि जो खाली मास है ना, वही फोर्स होता है। जब आप घुमाने लगते हो तब उसका फोर्स, ये जो फोर्स mg के साथ साथ दूसरा फोर्स भी जनरेट होने लगता है। समझ में आया कि नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²। लेकिन ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो v को हम ओमेगा वाले कन्वर्ट कर देंगे। ओमेगा दिया हुआ इसलिए। चलो, तो यहाँ फोर्स 2 लग रहा है। कौन कौन से, कौन बता सकता है? एक तो mg वाला फोर्स, फोर्स ड्यू टू वेट, और दूसरा रोटेशनल मोशन वाला, जो आपने कॉमन सेंस यहाँ यूज किया ना, भाई इस दूरी के ये पत्थर लगा हुआ है, स्टेडी है तो नहीं टूटती है, लेकिन गोल गोल घुमाने लगे तो टूट जाती है। तो टूट जाती क्यों है? क्योंकि ये गोल घुमाने से उसके ऊपर कुछ क्या लगा हुआ होगा, गोल घुमाने से उसके ऊपर क्या लगा होगा, फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ क्या है भाई, एक दूरी है, फर्स्ट लाइन में यहाँ दिया हुआ है कि एक 1 मीटर की अनस्ट्रेच लेंथ है और एक वायर है, वायर के पीछे एक मास लगाया हुआ है 14.5 का। अब यहाँ क्या लिखा? वर्टिकल सर्कल विद द एंगुलर वेलोसिटी, उसको घुमाने लगते हैं हम ऐसे। ओके, एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, सर्कल था उसके बॉटम ऐसे गोल गोल घुमाने लगते हैं वर्टिकली। ओके बच्चों, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको डायरेक्टली दे दिया, अच्छा है, रेडियस नहीं दिया है। सही है ना, आपको रेडियस नहीं दिया हुआ हो तो। चलो, calculate the elongations of the wire when mass is at the lowest point of the path, lowest point of the path, यहाँ तो lowest point यानी कि ये हुआ। तो अब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स है? एक तो mg, और गोल गोल घूम रहा था वो वाला फोर्स, तो कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ कि ना बच्चों? तो F का mg, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरली हम क्या लगाते थे फॉर्मूला? mv² अपॉन r, mv²। अब यहाँ v नहीं दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ? ओमेगा, तो v की जगह ओमेगा r यूज कर देंगे। हाँ ना बोलो? हाँ। अच्छा क्वेश्चन है, सच में अच्छा है। r² और कट, तो mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू r मिला आंसर। ये हमें फोर्स मिला। अब वैल्यू डाल दो आपके पास जो डेटा हो। तो m कितना है? मास, मास कॉमन निकाल लेते हैं। 14.5, मास 14.5, g की वैल्यू 10, ओमेगा 2, ओमेगा 2। अब क्या बचा? लेंथ ऑफ द वायर। नहीं, अब रेडियस होगा वही लेंथ होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो गोल गोल घूम रहा है, तो वही रेडियस है, वही लेंथ है। तो ये डेटा सॉल्व करो तो कितना आंसर आता है? यदि टाइम ना हो तो सॉल्यूशन में देख के बता दो फटाफट से। चलो जल्दी करो, फाइंड करना है कैलकुलस एलोंगेशन। खबर ना पड़ी ओला में।
एलोंगेशन F फाइंड इक्वल करना। टू क्या? सर हाँ बोलो। प्रॉब्लम खबर ना पड़ी कहाँ F नहीं? इक्वल टू FW प्लस FC में। देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, अभी वो तो समझा रहा था कब से भी ऑब्जेक्ट, यदि अब एक बार है ना सारे स्टूडेंट यहाँ ध्यान दे के सुन लेना, जो जो चीज मैंने ऑलरेडी समझा दी वही रिपीट कर रहा हूँ इसलिए। ओके, ऑब्जेक्ट जो है एक आपके तेरे पास वायर है, समझ लो। जिस स्टूडेंट को नहीं पता चला, सारे स्टूडेंट बोले पूछा एक नहीं है, लेकिन ऐसे और भी हो गए जो नहीं पूछ सके अभी भी। एक वायर है, उस वायर के नीचे डोरी है। ओके, वायर स्टील की एक डोरी है, वायर है, उसके नीचे कोई एक मास लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? मास लगाया हुआ है। ओके, कोई वजन की कोई चीज रखी हुई है 14.5 किलोग्राम की। अब देखो यदि वो ऐसे रहेगा तो उसके ऊपर, इस वायर के ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा? खाली स्टेडी है, पकड़ के रखूंगा तो mg। mg, यस। लेकिन गोल गोल घुमाऊंगा ऐसे तो उसके साथ दूसरा भी फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ दोनों फोर्स लगते हैं। कौन सा? उसका वेट भी है, क्योंकि यहाँ एंड नीचे का पूछा हुआ, क्वेश्चन में रीड करो, यहाँ बॉटम ऑफ द सर्कल लिखा हुआ, बॉटम ऑफ द सर्कल, इसलिए उसका वेट भी है, उसका फोर्स भी लग रहा है। उस वेट के साथ साथ ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस वायर के ऊपर सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है इस वायर के अंदर। समझ में आया? यस ऐड Yes, हुआ sir. गोल घुमाने से, वो अभी भी बता रहा था ना आपको कि आप पकड़ के रखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो गोल गोल घुमाओगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। टूट कब होगा? क्योंकि ये जो फोर्स था mg वो इनफ था डोरी को ना टूटने के लिए, इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही थी। लेकिन अभी और ज्यादा फोर्स लगे तो कुछ तो ऐड हुआ होगा ना इस फोर्स के अंदर, डोरी के अंदर। वो फोर्स में जो ऐड हुआ ना, वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो ऐड किया मैंने खाली। बाकी वी की इज इक्वल टू ओमेगा आर बाद में, वो तो आपको पता ही है। बोलो क्लियर यहाँ तक? हाँ ना बोलो। अब यहाँ हाँ। मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? एलोंगेशन ऑफ द वायर। क्या फाइंड करना है? डेल्टा एल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डेल्टा एल। डेल्टा एल। तो कैसे करोगे बोलो? जब नॉर्मली कर हाँ, लूंगा। जैसे नॉर्मली कर रहे थे ऐसे। कहाँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? मेन तो ये था, ये फोर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, बाद में वो तो निकल गया, हमारा काम निकल गया उससे। तो फोर्स जो आया आंसर कितना है अभी किसी ने फाइंड किया हो तो बोलो अभी तक? 203। 203। लेंथ? लेंथ 1 आपी है। लेंथ 1। यंग मॉड्यूलस स्टील है ना? 2 × 10⁻11। और एरिया क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली दिया है 0.0 Six. સેન્ટીમીટર માં મીટરમાં કરવું પડશે। हाँ हाँ भाई, એટલું બધું ગરમ કેમ થઈ ગયા છે? ओके क्लियर? हाँ। आपका ये आंसर है, आप सॉल्व करके बताओगे तो बोलो कोई डाउट है कोई? ના। 280 आ रहा है ब्रिजेस फोर्स? સર 203 हाँ तो वांधो ते 280 લખ્યું છે ને એટલે હું કહું છું। हाँ 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 चलो इतना रखो आज, क्योंकि ज्यादा हो गया। वैसे 5 सम करना मुझे, मेरे लिए अब थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेशन में एक काम करेंगे, 5 सम ही है ना, तो इस चैप्टर के एमसीक्यू की सीट भेज देता हूँ, तो उसके डाउट भी हो जाएंगे और ये 5 सम भी करा दूंगा। चलेगा ना? हाँ सर। जिससे कि एटलीस्ट लेक्चर्स में नया चैप्टर नहीं करना है, ये 5 सम और एमसीक्यू, तो जिससे हमारा और प्रॉपर तरीके से चैप्टर खत्म हो जाए। ध्यान रखना नेक्स्ट सेशन में 5 सम कराने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें खाली डाउट सोल्व कराऊंगा। क्या? तो वो डाउट किसके सोल्व हो गए? जिसने प्रैक्टिस करके भेजे होंगे। और वो सम, वो क्वेश्चंस, अब देखो इस बार है ना 12th की पेपर स्टाइल में पता है 50 एमसीक्यू आए हैं। पॉसिबल हो काफी। अब देखो मैं आपको बी फ्रैंकली बताता हूँ, चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले।